अगर आप यूट्यूब पे ग्रेविटी के ट्रू कॉज को देखो, यानी कि ग्रेविटी कैसे उत्पन्न होती है या फिर ग्रेविटी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सर एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे ग्रेविटी को इंट्रोड्यूस करवाया था, तो आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेगी कुछ इस टाइप की कि हाउ टाइम कॉजेज ग्रेविटी, और भी बहुत सारी कि हाउ टाइम कॉजेज ग्रेविटी, डस टाइम कॉज ग्रेविटी। पर क्या ये वीडियो रियलिटी में सही है? आज हम इसी चीज़ को पता करेंगे कि ये जो वीडियोस जो बड़े बड़े यूट्यूबर बना रहे हैं, आखिर ये जो बना रहे हैं वीडियो, आखिर इनमें कितनी सच्चाई है। क्या रियलिटी में टाइम डायलेशन की वजह से, बल्कि मुझे कहना चाहिए ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से, क्या रियलिटी में ग्रेविटी का जन्म होता है? आइए आज इसी बात पे चर्चा करते हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा ये पड़ताल कर लेते हैं कि आखिर इन वीडियोज़ में क्या गलती है। अगर कहीं पर इंटरेक्शन ज्यादा है यानी कि मास ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा एंड हेंस स्पेस टाइम कर्व डीप बनेगा, और ग्रेविटी भी ज्यादा होगी, और जहां मास कम वहां पर इंटरेक्शन कम, और इसीलिए वहां पर स्पेस टाइम कर्व भी छोटा होगा, व्हिच वुड रिजल्ट इनटू वहां पर ग्रेविटी कम होगी। एंड हेंस फ्रेंड्स, दिस प्रूव्स कि टाइम के वजह से ग्रेविटी कम या ज्यादा हो सकती है। वेल, अब देखो, ये बस एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें घूम रहे जो पार्टिकल्स है वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे ये नहीं पता, क्योंकि न्यूटन और आइंस्टाइन की बात कर लो, सबसे पहले ग्रेविटी से न्यूटन ने। यहाँ पर गैसेटफ्लाई साइंस के जो ओनर हैं मिस्टर गौरव ठाकुर, वो यहाँ पर ये बात बोल रहे हैं कि जो ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन है, यानी कि अगर आप किसी मास के जो मास है जो ग्रेविटी क्रिएट कर रहा है, अगर आप उसके पास खड़े हो तो आपके लिए जो समय होगा वो कम बीतेगा, और उसके जो दूर जैसे आप जाते जाओगे तो वहाँ पर समय का फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि टाइम की स्पीड भी तेज़ हो जाएगी। अगर आप दो क्लॉक्स को रख दो किसी मास के पास और एक मास के जो है दूर, तो फिर जो मास के पास वाली क्लॉक है वो जो है थोड़ा स्लो टिक टिक करेगी, और बाकी वाली जो जो दूर वाली क्लॉक है वो उसके लिए समय की स्पीड काफ़ी तेज़ होगी। और इसी की वजह से, क्योंकि यहाँ पर एक समय की स्पीड जो है ज़्यादा है और एक समय की स्पीड कम है, इसकी वजह से यहाँ पर एक टॉर्क क्रिएट हो जाएगा, और उसकी वजह से यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो फॉल कर जाएगा उस ऑब्जेक्ट के अराउंड, जो कि वहाँ पर स्पेस टाइम में कर्वेचर ले आ रहा है। देखिए, ये बात जो इन्होंने बोली है कि ये हाइपोथेटिकल चीज़ है, ये बिल्कुल गलत है। एक्चुअली जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में एक्चुअली में जो ग्रेविटी का क्रिएशन होता है वो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से होता है। लेकिन ये हाइपोथेसिस नहीं है, बल्कि जो है ये ट्रू नेचर है। यानी कि ट्रू नेचर जो है वो ये है कि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन में एक टाइम के कर्व की वजह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अपने इनर्शियल पाथ को जो है उसका फ्यूचर वही में कोइंसाइड कर जाता है उसके अलोंग उस ऑब्जेक्ट के। खैर, अभी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, वो तो बस हम अभी आपको इस बात बता रहे हैं कि आखिर इन वीडियोज़ में, जो कि मैंने अपने थंबनेल में डाला है कि क्या ये वीडियोज़ जो हैं वो गलत हैं या सही है, तो मैं बता रहा हूँ कि आखिर ये वीडियोस क्यों गलत हैं। अब आइए थोड़ी और वीडियोस देख लेते हैं ऐसे ही। टाइम डायलेशन होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो घड़ी आपने हाथों में पकड़ी हुई है उसमें समय की रफ्तार आपके पैरों पर लगी हुई घड़ी से तेज होगी, यानी आपके शरीर का ऊपर वाला हिस्सा टाइम एक्सिस पे ज्यादा तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अब क्योंकि टाइम एक्सिस पर टाइम डायलेशन की वजह से आपके पैरों की रफ्तार हाथों के मुकाबले धीमी है, तो ये ऊपर वाला हिस्सा आपके शरीर को टेढ़ा कर देगा, यानी घुमा देगा, और समय में आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे ये घुमाव इतना ज्यादा हो जाएगा जो आपको स्पेस में मूव करा के धरती की सतह पर खींच लेगा। और यही तो है ग्रेविटी। वाओ, दिस इज ट्रूली माइंड ब्लोइंग। रुको एक वेल, यहाँ पर जो विज्ञान रिचार्ज के जो चैनल के ओनर हैं वो इस बात को बताते हैं कि अगर एक पर्सन अगर वो ऊपर उछल रहा है तो एक तरीके से उसके जो सर है, क्योंकि वो ग्रेविटी से थोड़ा सा कम दूरी पे है, मतलब मास से कम दूरी पे है, तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो कम लगेगा, और जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम लगेगा तो वहाँ जो समय की स्पीड है वो ज़्यादा होगी, और नीचे वाले जो पैर वाला पोर्शन है हमारा, वहाँ पर क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लग रहा है इस वजह से वहाँ समय की स्पीड कम होगी, तो यहाँ पर एक टॉर्क आ जाएगा। अब ये बिल्कुल ही गलत टॉपिक है। एक्चुअली ऐसी बात नहीं है कि ग्रेविटी ऐसे काम नहीं करती, पर ग्रेविटी यहाँ पर जो काम करने का तरीका है यहाँ पर गलत इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं कि आखिर कैसे टाइम के ग्रेविटेशनल
उसके डायलेशन से, जैसे हम ग्रेविटेशन टाइम डायलेशन कहते हैं, उससे ग्रेविटी कैसे, देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा कि स्पेस टाइम का कर्वेचर और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन दोनों अलग चीज़ें हैं। अब आइए मैं इसको एक एक करके समझाता हूँ कि आखिर ये यूट्यूबर जो वीडियो बना रहे हैं आखिर ये क्या गलती कर रहे हैं। अब देखिए, अब हम समझते हैं कि आखिर जो इन यूट्यूबर्स ने गलती की है, आखिर इसमें गलती है क्या। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मैं दो कंसेप्ट्स को लेके चलूँगा कि जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसमें जो ग्रेविटी है, इसे मैं थोड़ा राइटिंग पे आप थोड़ा इग्नोर करिएगा, तो ग्रेविटी है वो एक्चुअली कर्वेचर है। अब ये कर्वेचर क्यों है, मैंने अपनी पिछली वीडियो में से एक्सप्लेन भी कर रखा है कि कर्वेचर है किस चीज़ का, स्पेस टाइम का, स्पेस टाइम का, क्योंकि टाइम और स्पेस जो है वो एक ही स्पेस टाइम से ही मिलके बने हुए हैं, और वो स्पेस टाइम जो है वो रिलेटिविटी में बता रखा है कि कैसे स्पेस और टाइम जो है वो एक साथ काम करते हैं हमारे इस कॉस्मिक वर्ल्ड में। तो ग्रेविटी जो है वो स्पेस टाइम का कर्वेचर है, ये चीज़ हमको पता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ग्रेविटी की, जैसे अगर मैं यहाँ पर अगर मैं अपना सन रख दूं और यहाँ पर अर्थ रख दूं, तो ये यहाँ पर एक कर्वेचर आ रहा है, यहाँ पर एक कर्वेचर है, ये कर्वेचर है, मैं कर्वेचर को ऐसे शो कर रहा हूँ, और यहाँ भी कर्वेचर है, तो यहाँ पर कर्वेचर है, और ये जो अर्थ है ये अपने स्ट्रेट पाथ पे ही चल रही है, बस ये एक कर्व्ड स्पेस में चल रही है। अब इसको थोड़ा सा अच्छी तरह समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं एक प्लेन पेपर ले लेता हूँ, ये प्लेन पेपर है, अगर आप इसमें दो लाइंस बनाएंगे पैरेलल तो ये कभी मीट नहीं करेंगी। लेकिन अगर आप इस पेपर को कर्व कर दें, इस पेपर को अगर आप कर्व कर दें, तो कर्व करने के बाद ये जो लाइन है पैरेलल लाइंस, वो कुछ इस टाइप से जाके, थोड़ा सा गलत हो गया ये, थोड़ा सा मैं इसको एनिमेशन सुधार देता हूँ यहाँ पर। देखिए, ये कुछ पैरेलल लाइंस अगर आप कर्व इसी चीज़ को, पेपर को और आप कर्व कर देंगे तो कुछ इस टाइप की आएगी, यानी कि यही पैरेलल लाइंस जो है वो आगे चल के एक पॉइंट पे मीट कर जाएंगे, और ये कर्वेचर में होता है। और यही काम ग्रेविटी में हो रहा है। एक्चुअली में कोई भी चीज़ ग्रेविटी, एक्चुअली ये जो ग्रेविटी जो टर्म है ना, ये एक्चुअली में है ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। एक्चुअली में हर ऑब्जेक्ट जो भी मूव कर रहा है किसी भी अलोंग में, वो अगर कोई मास वहाँ पर m रखा हुआ है, तो क्योंकि वो स्पेस जो और टाइम जो है वहाँ पर कर्व है, इस वजह से जैसे वहाँ पर अभी हमने प्लेन में देखा था कि वहाँ पर जो है वो पैरेलल लाइंस जो है वो मीट कर जाती हैं कर्वेचर की वजह से। अगर आप किसी पेपर को मोड़ने के वक्त उस पर अगर आप, जैसे अगर धरती के ऊपर दो लोग पैरेलली चलें तो मीट कर जाएंगे क्योंकि धरती में कर्वेचर है। तो वैसे ही यहाँ पर ये सीधे ही चल रहे हैं, पर क्योंकि ये सीधे कर्व्ड स्पेस टाइम में चल रहे हैं, कर्व्ड सरफेस है एक तरीके से, तो इस वजह से यहाँ पर एक डिफ्लेक्शन आ जाता है, यहाँ पर ये डिफ्लेक्शन आ जाता है। ये डिफ्लेक्शन किसी और वजह से नहीं, बल्कि ये एक स्ट्रेट लाइन ही है बस कर्व्ड सरफेस में, और इसी चीज़ को हम ग्रेविटी कहते हैं। इसी को न्यूटन मैकेनिक्स में कहा था कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये इससे अट्रैक्ट हो रहा है, पर एक्चुअली में अट्रैक्ट नहीं हो रहा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग। और ये बात बिल्कुल सही भी है, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एक वेल स्टैब्लिश्ड और जो है वेल प्रूव्ड थ्योरी है। इस वजह से ये ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में ही चल रहा है, अपने ही पाथ पे चल रहा है जो चल रहा था, पर अब ये कर्व सरफेस में है। जैसे कि दो लोग अगर किसी प्लेन जगह पर अगर चलें सीधा तो कभी मीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर वो किसी कर्व सरफेस, जैसे धरती पे दो लोग पैरेलली चले तो आगे चल के मीट कर देंगे, ऐसे करके मीट कर देंगे। बल्कि शुरुआत में देखिए ये दोनों पैरेलल हैं क्योंकि कर्वेचर है धरती के अंदर। तो ये जो ग्रेविटी है ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स में एक फोर्स है, पर हमने इस चीज़ को देख लिया कि ग्रेविटी जो है वो एक्चुअली में एक कर्वेचर है स्पेस और टाइम का, और आज ये एक वेल प्रूव्ड और वेल स्टैब्लिश्ड थ्योरी है जो सर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने पब्लिश की थी। अब आइए बात करते हैं कि ग्रेविटी, अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ग्रेविटी मतलब जो स्पेस टाइम का जो हम जैसे कर्वेचर कह रहे हैं, जो कर्वेचर है उसमें क्या, बल्कि मुझे यहाँ पर ये बोलना चाहिए कि कर्वेचर और उसमें क्या डिफरेंस है, कर्वेचर और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन में
क्योंकि जितने भी यूट्यूबर्स थे इन्होंने इस बात को बोला है कि कोई भी चीज़ अगर धरती से ऊपर फेंको तो नीचे ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से आ रही है। बात बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन ये चीज़ तब सही होती जब वो प्लैनेट्स की बात कर रहे थे, क्योंकि प्लैनेट्स में ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन, क्योंकि ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन का मतलब बता होता है कि वहाँ टाइम में कर्वेचर है। जैसे हम बोला ना स्पेस और टाइम कर्व है, तो टाइम में कर्व का मतलब यही है कि वहाँ पर जो दोनों टाइम है वो अलग अलग चल रहे हैं। वो बात बिल्कुल उनकी सही है, लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है वो अर्थ पे जो ग्रेविटी हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम किसी भी चीज़ को ऊपर फेंकें, ये कॉइन है और मैं इसको ऊपर फेंका और ये अर्थ का ग्राउंड था, तो ये कुछ ऐसे ट्रेजेक्ट्री पाथ करते हुए नीचे आ रहा है। पर ये जो नीचे आ रहा है ये कर्वेचर की वजह से नहीं आ रहा। अब हम इस चीज़ को प्रूव करेंगे कि ये कर्वेचर की वजह से नहीं आ रहा। अगर ये कर्वेचर की वजह से नहीं आ रहा, इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ कोई स्पेस और टाइम में कर्वेचर नहीं है, और जब टाइम में कर्वेचर नहीं है तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन से जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है वो भी नहीं है। अब आइए इस चीज़ को मैं प्रूफ करता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको इस चीज़ को समझने के लिए ये समझना होगा कि आखिर कि सबसे पहले हम इक्विवेलेंस प्रिंसिपल को, तो आइए सबसे पहले हम एक रॉकेट का एग्जांपल लेते हैं। फॉर सपोज मान लेते हैं ये एक रॉकेट है, ठीक है, और इस रॉकेट में आप भी हैं इस रॉकेट पे, ठीक है, और आपने क्या किया, अब ये एक रॉकेट हो गया, एक दूसरा रॉकेट है और एक तीसरा रॉकेट है। हम यहाँ पर 3 रॉकेट से समझेंगे आखिर हो क्या रहा है। और आप एक एक करके मतलब 3 लोग हैं मतलब कि वहाँ पर रॉकेट के अंदर, तो सही से बना लेते हैं इस चीज़ को। अब चलिए, अब ये मान लेते हैं कि ये जो रॉकेट है ये ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है और ये रॉकेट तीसरा वाला ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है, सेम एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये जो रॉकेट है ये रेस्ट में है। अब आइए हम एक एक करके इस पर स्टडी करते हैं कि आखिर होगा क्या। अब इसके आपके हाथों में एक चीज़ भी है, यहाँ पर मैं कोई कॉइन है, मान लेते हैं कोई कॉइन है आपके हाथों में, मतलब 3 जो लोग हैं वो आखिर उन तीनों के हाथ में कॉइन है। अब क्या होता है, ये जो रॉकेट रेस्ट में है, अगर आपको पता करना है, फॉर सपोज़ आप बैठे हुए हैं रॉकेट के अंदर, ठीक है, अब आपको पता करना है, आप पहले इस रेस्ट वाले पोर्शन पे चलिए, आप पहले इस रेस्ट वाले पोर्शन पे चलिए कि हमें इस रेस्ट वाले पे स्टडी करना है। तो आप इस रेस्ट वाले को देखिए। अब मान लीजिए आप सिर्फ इस वाले रॉकेट पे बैठे हैं और आपको पता करना है कि ये जो रॉकेट है, मान लेते हैं ये सब चीज़ें हम स्पेस में कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर अगर अर्थ पे करेंगे तो फिर वहाँ ग्रेविटी आ जाएगा, क्योंकि हमें ग्रेविटी को ही समझना है क्या है। तो जैसे हम ये सब चीज़ें स्पेस में कर रहे हैं और ये दोनों भी स्पेस में है, मतलब हर चीज़ स्पेस में है। अब आपको करना क्या है, आप सिंपली इस कॉइन को अपने हाथ से फेंक दीजिए, तो आप देखेंगे कि ये जो, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो ये कॉइन है फ्लोट करना शुरू कर जाएगा। यानी कि ये कॉइन जो है जिस वेलोसिटी से आपने इसे फेंका था या जो भी था वो अपने इनर्शिया को फॉलो करेगा, क्योंकि वहाँ पर उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं है जो उस पर एक्सेलरेशन लाए और फिर एक्सेलरेशन से वेलोसिटी चेंज हो, ठीक है। तो आपने क्या किया है, बस इस कॉइन को छोड़ दिया, आपने वेलोसिटी दी या कॉइन को छोड़ दिया, ठीक है। अब आप एक काम करिए, सिर्फ इस कॉइन को जो है छोड़ दीजिए, वेलोसिटी देने की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस कॉइन को सिर्फ छोड़ दीजिए फ्री में। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे करके यहाँ पर ऐसे ही मतलब फ्लोट करेगा। ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ये फ्लोट करेगा। अब हम इस वाले पे आ जाते हैं, स्पेस वाले पे। अब ये जब ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रहा है, अब आपको पता करना है, तो आपने जब ये फ्लोट करेगा, हमारा पहला वाला जो रेस्ट वाला है, ये जब फ्लोट करेगा तो आप पता लगा लेंगे कि यहाँ पर नहीं, हाँ ये चीज़ तो है कि रॉकेट शायद एक्सेलरेट ना तो ऊपर कर रहा है नीचे कर रहा है। क्यों, आइए पहले इस पर स्टडी कर लेते हैं। अगर मान लेते हैं अब ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा है, अगर मान लेते हैं ये हमारा दूसरा रॉकेट, तो होगा क्या कि ये जो होगा, ये जब आप इस कॉइन को छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि ये रॉकेट ऊपर जा रहा है। इसको आप ऐसे समझिए कि अंदर है और आपने इसको छोड़ा, तो ये, क्योंकि ये जो पूरा बक्सा है या फिर जो भी बॉक्स है ये ऊपर जा रहा है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी डिस्टेंस नीचे की तरफ से घटेगी, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा। तो अगर आप इस रॉकेट के अंदर बैठे होते और आपको पता करना होता कि मैं मोशन में हूँ, एक्सेलरेशन में हूँ कि नहीं, तो आप पता कर लेते, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नीचे गिर जाएगा, ये कॉइन नीचे गिर जाएगा, तो आप कह देंगे हाँ ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन हो रहा है और मैं एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूँ, ठीक है। अब एक हम तरीका इसमें देखेंगे, ये तीसरे वाला, इसमें हम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ले रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, इसमें वही होगा कि जब कॉइन को ऊपर फेंकेंगे तो इस बार नीचे ना जाने की बजाय ये ऊपर जाएगा,
क्योंकि ये जो रॉकेट है पूरा नीचे जा रहा है, इस वजह से इसके ऊपर की जो ये सब मूव करेगा तो ये ऊपर की तरफ स्टक कर जाएगा, क्योंकि इसमें कोई वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो एक तरीके से आप ये पता करने का तरीका आपने देख लिया कि आखिर एक्सेलरेशन मतलब कि इसमें आपने एक चीज़ देखी कि जब रॉकेट ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, मतलब कि जब ये रॉकेट था, ये जब ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कर रहा था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, और जब आपने कॉइन को छोड़ा तो कॉइन नीचे जा रहा था, और कॉइन भी कितने तेज़ी से नीचे जाएगा, बिल्कुल सेम इसी एक्सेलरेशन से जाएगा। और ये आपने पता कर लिया कि हाँ ठीक है ये चीज़ है। अब यही काम हम अर्थ पे करेंगे, जो हमने एक्सपेरिमेंट स्पेस में किया था, अब हम यही काम अर्थ पे करेंगे। अब अर्थ पे कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले आप एक बिल्डिंग पे आप खड़े हो जाइए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि कोई एक्सपेरिमेंट इंसान करेगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि आखिर आप क्या महसूस करेंगे अगर आप इस बिल्डिंग से कूदेंगे। ये बिल्डिंग की हाइट है, ठीक है, हाइट जो है ग्राउंड मतलब ग्राउंड से काफ़ी मान लेते हैं काफ़ी ज़्यादा हाइट है। अब क्या होगा, आपके हाथ में फिर वही कॉइन है, ठीक है, जैसे हमने स्पेस में एक कॉइन लिया था, अब आपके हाथ में वही एक कॉइन है, और अब आप नीचे कूद गए। जब आप नीचे कूदेंगे, ठीक है, तो आप कॉइन को छोड़ दीजिए। तो अब क्या देखेंगे, अब मान लेते हैं यहाँ पर एयर रेजिस्टेंस जो है नेग्लिजिबल है, मतलब है ही नहीं। अब मैं इसको क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस खुद में एक फोर्स होता है विस्कस का। तो विस्कस फोर्स फंडामेंटली रूप में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, मतलब फंडामेंटली वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। तो यहाँ पर एक फोर्स और आ जाएगा, तो हमको सिर्फ ग्रेविटी पे काम करना है, तो इस वजह से हम यहाँ नेगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है कि हम एयर रेजिस्टेंस नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं। तो अगर आप मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस जो है वो नेगलेक्ट है, यहाँ नहीं है, तो ये भी आप देखेंगे कि जैसे ही आप मतलब इसको छोड़ेंगे, मतलब आप इससे कूद गए, और अब आप क्या महसूस करेंगे, अब आप ये देखेंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मतलब आप जो हैं और कॉइन है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे जब वो रॉकेट जो था वो स्पेस में जो था वो स्टेशनरी था, यानी कि रेस्ट में था। तो रेस्ट में था, आपने क्या देखा था, आपने ये चीज़ तो देखी थी कि आप कॉइन को ऊपर अगर आप कॉइन को छोड़ दे रहे थे हाथ से तो फ्लोट कर रहा था। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये फ्लोट ही करेगा। आप चाहे तो आप अपने किसी मतलब बड़ी बिल्डिंग से तो नहीं, पर आप किसी छोटी मोटी जीने से या फिर किसी बेड के ऊपर से अगर आप कूद के चीज़ महसूस कर सकते हैं कि आपके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो कॉइन है ये फ्लोट ही करेगा यहाँ पर भी। अब अर्थ का सरफेस, ये दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये अर्थ पे आपने किया है और ये आपने स्पेस में किया था, और ये दोनों इक्वल हैं, यानी कि सेम रिज़ल्ट आ रहा है। अब इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये है कि जो अर्थ पे आपने एक्सपेरिमेंट किया और वो जो स्पेस में आपका जो रॉकेट था वो जो रेस्ट पे था, वो दोनों इक्वल रिजल्ट आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपका फ्रेम इनर्शियल है। इनर्शियल फ्रेम वो होते हैं जहाँ पर आप एक्सेलरेशन में नहीं होते। जैसे अभी हमने कहा था कि रॉकेट ए एक्सेलरेशन से ऊपर या नीचे जा रहा है, तो उस वक्त जो था वो ये नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम था, मतलब नॉन एक्सेलरेटेड नहीं था, एक्सेलरेटेड फ्रेम था। इसे हम नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और इनर्शियल फ्रेम हम उन्हें कहते हैं जो जहाँ पर एक्सेलरेशन ना हो, ठीक है, जहाँ पर एक्सेलरेशन ना हो ना इनर्शियल फ्रेम। यानी कि जब आप स्पेस में जो रॉकेट था आपका, जब वो रेस्ट पे था, वो आपका इनर्शियल फ्रेम था, और अर्थ पे जो आपने एक्सपेरिमेंट किया ये भी इनर्शियल फ्रेम था। इसका मतलब क्या है, अब हम कंक्लूजन निकालेंगे कि कंक्लूजन है क्या। अब देखिए कंक्लूजन क्या निकलता है इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि जो अर्थ है एक्चुअली में वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम का मतलब कि वो एक्सेलरेटेड फ्रेम में है। यानी कि आप जो हैं वो तो स्टेशनरी हैं। अगर आप किसी बिल्डिंग से ऊपर कूद रहे हैं तो आप नीचे नहीं जा रहे, मान लेते ये आप हैं, आप नहीं नीचे जा रहे, बल्कि ये जो ग्राउंड है ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आपने देखा था कि रॉकेट में जब आप कॉइन फेंक रहे थे एक्सेलरेशन के वक्त, तो उसमें ये जो कॉइन था
इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी कि नीचे जाने की, लेकिन ये ऊपर एक्सेलरेट कर रहा था, इस वजह से कॉइन आपको नीचे गिरता हुआ दिख रहा था। तो आपने पता लगाया था कि मैं तो इनर्शियल फ्रेम हूँ, मैं तो एक्सेलरेट नहीं कर रहा, पर रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है, इसकी वजह से हमें ये फिनोमेना देखने को मिल रहा है। वैसे ही हमने पहले एक्सपेरिमेंट में ये प्रूव किया कि हमारा फ्रेम जो है वो इनर्शियल है, यानी कि हम तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, हम नीचे नहीं गिर रहा है एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, बल्कि ग्राउंड एक्सेलरेट हो रहा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अब आप कहेंगे चलिए ठीक है, अर्थ है यहाँ पर, इसका मतलब ये एक्सेलरेट कर रही है, चारों दिशाओं से एक्सेलरेट कर रही है। मान लेते हैं ये चारों दिशाओं से एक्सेलरेट कर रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर नॉर्थ में और अगर आप साउथ में भी एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ये सेम होगा। इसका मतलब जो ये अर्थ है ये एक्चुअली नॉन इनर्शियल फ्रेम है जो कि एक्सेलरेट कर रही है, और इस ग्राउंड के एक्सेलरेशन से आप नीचे आ रहे हैं। यानी कि ये जो यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि टाइम डायलेशन की वजह से कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, तो वो गलत है। एक्चुअली में जो अर्थ है ये खुद में एक्सेलरेट कर रही है। अब यहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस खड़े हो जाते हैं कि अगर अर्थ जो है वो एक्सेलरेट कर रही है तो अर्थ फट क्यों नहीं रही। तो आइए इस चीज़ को आंसर करते हैं। देखिए हो क्या रहा है कि अर्थ जो है वो स्पेस टाइम को अपने तरफ बेंड भी कर रही है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि अर्थ पे कोई चीज़ नीचे गिर रहा है, अर्थ पे कोई चीज़ नीचे गिर रहा है, किसकी वजह से? क्योंकि ग्राउंड एक्सेलरेट कर रहा है। लेकिन आखिर में प्लैनेट को जब हम मतलब अगर किसी मून पे चले जाएँ, कहीं पे चले जाएँ, तो यहाँ पर एक स्पेस टाइम कर्वेचर है। अब ये स्पेस टाइम कर्वेचर जो है इसकी वजह से नहीं कोई चीज़ नीचे गिर रही, लेकिन जब आप अर्थ के बाहर जाएंगे तो स्पेस टाइम में कर्वेचर आ रहा है। अब इस स्पेस टाइम में जो कर्वेचर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्पेस टाइम कर्वेचर को अर्थ हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है अपने तरफ। अगर आप 3D एनिमेशन डालेंगे स्पेस टाइम के कर्वेचर का, तो कुछ ऐसा आएगा कि यहाँ पर अर्थ है और यहाँ पर एक बॉक्स बना होगा, बॉक्स नहीं मतलब एक टाइप का 3D एनिमेशन, और यहाँ पर स्पेस टाइम जो है वो लगातार इसके अंदर जा रहा होगा। तो यहाँ से कंक्लूजन ये है कि जब भी अर्थ ऊपर और चारों दिशाओं से एक्सेलरेट करना चाह रही है तो यहाँ पर स्पेस टाइम में कर्वेचर आ रहा है, यानी कि डिस्टेंस यहाँ की कम हो रही है। तो ये जो डिस्टेंस एक्सेलरेशन के कारण अर्थ की बढ़ रही है, जो डिस्टेंस यहाँ पर बढ़ना चाह रही है वो स्पेस टाइम के कर्वेचर क्योंकि यहाँ पर कम हो रहा है, तो इस वजह से यहाँ डिस्टेंस कम हो रही है, यानी कि डिस्टेंस बढ़ भी रही है कम भी हो रही है। इसको आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जब एक फोटोन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब फोटोन कभी कभी क्या होता है, फोटोन जो है वो रेड शिफ्ट कर जाता है, वो अपनी एनर्जी लॉस कर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर एनर्जी जो होती है वो h म्यू होती है, यानी कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी की, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है उसके लैम्डा के, यानी कि लैम्डा जितना कम होगा एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी। अब मान लेते हैं किसी वेव की, इसको समझने के लिए कि अर्थ क्यों नहीं फट रही, मान लेते हैं लैम्डा ये है वेवलेंथ इसकी। अब क्योंकि स्पेस जो है वो एक्सपेंड कर रहा है और उसकी स्पेस टाइम जो है मतलब स्पेस जो है उसका हर इंक्रीज़ करता जा रहा है, मतलब बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है। तो हो क्या रहा है कि इसी इंक्रीज़ के कारण इसकी खुद की जो लैम्डा है वो इंक्रीज़ कर जाता है, और इसी लैम्डा के इंक्रीज़ से ही एनर्जी जो है वो डिक्रीज़ कर जाती है। तो यानी कि रियल फिनोमेना है, यानी कि अगर आप अर्थ को देखें तो वो एक्सेलरेट कर रही है और अपना डिस्टेंस बढ़ाने की कोशिश कर रही है, चारों दिशाओं से करने की कोशिश कर रही है। वो इस वजह से अपने डिस्टेंस को नहीं छोड़ पा रही, अपने डिस्टेंस को इस वजह से वो इंक्रीज़ नहीं कर रही क्योंकि यहाँ स्पेस टाइम कर्वेचर आ रहा है, और यहाँ पर डिस्टेंस जितनी बढ़ रही है उस कर्वेचर के कारण वो उतनी घट भी रही है। इसका मतलब ये है कि ग्राउंड जो है वो एक्सेलरेट करता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ना कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंको तो नीचे इस वजह से आ रहा है क्योंकि ग्राउंड उस तक पहुंच रहा है, ना कि वो ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। क्योंकि हमने प्रूफ किया कि हम इनर्शियल फ्रेम है और जो अर्थ है वो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है। नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम है। तो जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने गलती ये की कि उन्होंने ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन को, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो हमारे अर्थ पे हो रहा है जिसे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोलते हैं, ये एक्चुअली में ये एक एपरेंट ग्रेविटी है। एपरेंट ग्रेविटी मतलब हमको दिख रहा है कि यहाँ पर ग्रेविटी है, पर ये ग्रेविटी एक्चुअली में सिर्फ दिख ही रही है, ये एक्चुअली में ग्रेविटी नहीं है। ये बिल्कुल वैसी है जैसे आप ग्लास में अगर आप यहाँ पर कॉइन रखा है तो अगर आप उस कॉइन को देखोगे तो आपको कॉइन थोड़ा ऊपर दिखाई देगा, इसे हम एपरेंट डेप्थ बोलते हैं। मतलब यहाँ पर कॉइन में दिख तो रहा है थोड़ा उठा लेकिन इसकी डेप्थ थोड़ी नीचे है। ऐसे यहाँ पर ग्रेविटी एक एपरेंट है, ये सिर्फ दिखने वाली ग्रेविटी है। और सारे यूट्यूबर्स ने गलती यहाँ पर ये की है कि उन्होंने एपरेंट ग्रेविटी जो हम किस चीज़ को ऊपर फेंक रहे हैं वो नीचे आ रहा है,
एपरेंट ग्रेविटी की वजह से। वो एपरेंट ग्रेविटी एक्चुअली अर्थ के नॉन इनर्शियल फ्रेम यानी कि एक्सेलरेशन की वजह से आ रहा है। उसमें स्पेस टाइम का कर्वेचर से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम का कर्वेचर सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे हमको डिफाइन है। मतलब कि सन अगर अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो वो ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ जो है वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है इन कर्व्ड स्पेस में। जैसे कि अगर हम दो ऑब्जेक्ट्स को अगर पैरेलली अर्थ पे चलाएं तो वो पैरेलली मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्थ पे कर्वेचर है। लेकिन अगर आप प्लेन पे अगर दो लाइंस पैरेलल खींच दें तो कभी मीट नहीं करेंगी। तो इसी वजह से अर्थ जो है वो अभी भी अपना शॉर्टेस्ट पाथ ले रहा है, पर वो क्योंकि कर्व्ड स्पेस में है तो क्योंकि पैरेलल लाइंस जो है वो कर्व में डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, ऐसे करके। तो ऐसे अर्थ जो है वो सन के अराउंड डिफ्लेक्ट कर रही है, और यही डिफ्लेक्शन जो है हमको फील होता है कि ये ग्रेविटी है। लेकिन ये सिर्फ एस्ट्रोनॉमिकल लेवल पे है। अगर आप अर्थ के लेवल पे इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करोगे तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप अर्थ को देखोगे तो अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को नीचे नहीं फेंकती, बल्कि अर्थ का जो सरफेस है वो खुद एक्सेलरेट कर रहा है, क्योंकि अर्थ एक नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक्सेलरेटेड फ्रेम है। इस चीज़ को हमने प्रूव किया और ये चीज़ प्रूव हो चुकी है। तो अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट जो नीचे गिर रहा है वो अपने कर्वेचर की वजह से नहीं गिर रहा है, बल्कि वो इसलिए गिर रहा है क्योंकि वो इनर्शियल फ्रेम है और अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, क्योंकि अर्थ एक्सेलरेट कर रही है उनके ऊपर, मतलब ऊपर की तरह एक्सेलरेट कर रही है।